दोस्तों, मैं प्रोफेसर सतीश प्रकाश शुक्ल आप लोगों का फिर से एक बार इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पूर्व दो वीडियो में हम वर्गों सहित और वर्गों के बिना एक्सेल के द्वारा आवृत्ति वितरण की रचना करने के बारे में सीख चुके हैं। आज हम एक्सेल द्वारा वर्णनात्मक सांख्यिकी की गणना करेंगे। दोस्तों, वर्णनात्मक सांख्यिकी का अर्थ क्या है? सैंपल और पॉपुलेशन का वो वर्णन करता है। सैंपल और पॉपुलेशन का वर्णन वर्णनात्मक सांख्यिकी द्वारा होता है। यह वर्णन गणितीय गणना के स्वरूप में, तालिका के स्वरूप में, आलेखित स्वरूप में या चित्रात्मक स्वरूप में किया जाता है। इसे हम वर्णनात्मक अंकशास्त्र कहते हैं, वर्णनात्मक सांख्यिकी कहते हैं। वर्णनात्मक सांख्यिकी के आधार पर कभी भी कोई अनुमान नहीं किया जाता है। यह वर्णनात्मक सांख्यिकी का सबसे विशेष गुण है। उसके आधार पर हम अनुमान नहीं करते हैं। आज हम वर्णनात्मक सांख्यिकी के और कुछ और अंकशास्त्रीय मापों की गणना करेंगे एक्सेल के द्वारा। उसके लिए सबसे पहले हमें एक्सेल सीट ओपन करनी पड़ेगी। मैं एक्सेल सीट ओपन कर रहा हूं, आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। इस सीट में आप देख सकते हैं कि सेल नंबर B2 से लेकर सेल नंबर B13 तक प्रदत्त दाखिल किए गए हैं, डेटा दाखिल किए गए हैं और B2 से B13 तक हमारे प्रदत्त का रेंज है, जिसे एक्सेल में हम डेटा रेंज कहते हैं। हमारे प्रदत्त, हमारे समंक, हमारे डेटा का रेंज है B2 से B13। हम इस रेंज को याद रखेंगे और उसके आधार पर सारी गणना करेंगे। सबसे पहले हम n यानी प्राप्तांकों की संख्या ढूंढेंगे। उसके लिए एक्सेल में एक विशेष फंक्शन है, उसका उपयोग करेंगे। वो फंक्शन बराबर के चिन्ह से शुरू होता है और उसके बाद लिखा जाता है काउंट। काउंट के बाद ब्रैकेट में, कोष्टक में डेटा रेंज लिखी जाती है और हमारे डेटा की रेंज है B2 से B13। हम यहाँ पे लिखेंगे B2 से B13 और एंटर की दबाएंगे और हमें मिलेगा n का मूल्य जो 12 है। उसके बाद हम ढूंढेंगे सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, प्राप्तांकों का योग। उसके लिए भी एक्सेल में एक विशेष फंक्शन है। उसके लिए हम B15 में उस फंक्शन को दाखिल करेंगे। फंक्शन शुरू होता है बराबर के चिन्ह से, उसके बाद लिखा जाता है सम और उसके बाद में डेटा रेंज जो हमारा B2 से लेकर B13 तक है। लिखने के बाद कोष्टक बंद करेंगे और एंटर की दबा देंगे। उसके बाद है मध्यक, मीन, औसत। इसे ढूंढने के लिए भी एक्सेल में एक विशेष फंक्शन है, उसका हम उपयोग करेंगे। वो शुरू होता है बराबर के चिन्ह से, उसके बाद लिखा जाता है एवरेज, AVERAGE और फिर ब्रैकेट शुरू किया जाता है और ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर डेटा रेंज लिखी जाएगी B2 से B13। एंटर की दबाने के बाद हमें मध्यक का मूल्य मिल रहा है 22.25, 22.25। उसके बाद है मध्यिका, मीडियन, उसको मध्यांक भी कहते हैं। मीडियन के लिए भी एक विशेष फंक्शन है। वो फंक्शन हम लिखेंगे B17 में, बराबर के चिन्ह से शुरू होगा, मीडियन लिखा जाएगा उसके बाद। और मीडियन लिखने के बाद कोष्टक के अंदर डेटा रेंज लिखी जाएगी जो हमारी B2 से लेकर B13 तक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके हम एंटर की दबा देंगे और हमको मध्यिका का मूल्य मिल जाएगा जो 25 है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद है बहुलांक। बहुलांक के लिए
एक विशेष फंक्शन है, बराबर के चिन्ह से शुरू होता है, उसके बाद लिखा जाता है मोड। मोड के बाद हम लिखेंगे डेटा रेंज B2 से लेकर B13 तक और फिर एंटर की दबा देंगे और हमको यहाँ पे बहुलांक का मूल्य मिलेगा, मोड का मूल्य मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जब किसी भी प्रदत्त में किसी भी प्राप्तांक की पुनरावृत्ति न होती हो, यानी कि किसी भी प्राप्तांक का पुनरावर्तन न होता हो, तो एक्सेल का ये फंक्शन हमें बहुलक का मूल्य नहीं देता, मोड का मूल्य हमें नहीं मिलेगा यदि इस फंक्शन का उपयोग करेंगे और यदि हमारे प्रदत्त में किसी भी प्राप्तांक का पुनरावर्तन न होता हो तब हमें बहुलक ढूंढने के लिए z बराबर 3m माइनस 2x बार वाला सूत्र यहाँ पे उपयोग में लेना पड़ेगा। उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। दूसरी एक विशेष बात है बहुलांक के बारे में एक्सेल के संदर्भ में। कभी ऐसा होता है कि कोई 2 या 3 प्राप्तांक, हमारे प्रदत्त के 2 या 3 या अधिक प्राप्तांक समान मात्रा में पुनरावर्तित होते हैं। ऐसा हो सकता है। ऐसे प्रदत्त को हम मल्टी मॉडल डेटा कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक्सेल का यह फंक्शन हमें प्रदत्त का मूल्य तो देगा, लेकिन उसमें भी जितने प्राप्तांकों का पुनरावर्तन समान संख्या में होता होगा, उनमें से जो प्राप्तांक प्रदत्त में सबसे पहले लिखा गया होगा पहली बार, उसी को वो बहुलांक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। ये बहुलांक के फंक्शन की एक हम कह सकते हैं कि मर्यादा है एक्सेल के संदर्भ में। ऐसे समय में भी हमें बहुलांक ढूंढने के लिए 3m माइनस 2x बार का उपयोग करना पड़ेगा। वो कैसे किया जाता है उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद हाँ दोस्तों, वर्णनात्मक प्राप्तांक में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का समावेश होता है और प्रसार के मापों का समावेश होता है। ये दो चीजें अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे हम। तो प्रसार का एक माप है रेंज, प्रसार, और रेंज यानी XH माइनस XL। XH यानी हाईएस्ट X, XL यानी लोएस्ट X। X यानी प्राप्तांक, यानी अधिकतम प्राप्तांक के मूल्य, अधिकतम सबसे बड़े प्राप्तांक के मूल्य में से सबसे छोटे प्राप्तांक का मूल्य घटाने पर हमें जो उत्तर मिलता है उसे हम प्रसार कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो रेंज ढूंढने के लिए हमें अधिकतम और न्यूनतम प्राप्तांक ढूंढने पड़ेंगे। अधिकतम प्राप्तांक हम ढूंढ रहे हैं B19 में। उसके लिए भी एक विशेष फंक्शन है जिसके बारे में हम पिछले वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं। अधिकतम के लिए MAX के बाद डेटा रेंज B2 से B13 और एंटर की दे देंगे। B2 से B13 हमें लिखना है और उसके लिए बीच में कॉलन रखना है। यहाँ पर सेमी कॉलन रखा गया, इसलिए सुधारना पड़ेगा। यहाँ पे कॉलन रखेंगे B2 से B13, MAX यानी मैक्सिमम यानी अधिकतम। अब हम ढूंढेंगे मिनिमम लोएस्ट प्राप्तांक। उसके लिए फंक्शन है इक्वल MIN और डेटा रेंज B2 से लेकर B13 तक और ब्रैकेट बंद कर देंगे और हमें मिलेगा, एंटर की दबाने के बाद, न्यूनतम प्राप्तांक का मूल्य 12। अब हमें रेंज ढूंढना है। रेंज जैसा है हमने आगे चर्चा की है कि XH माइनस XL यानी अधिकतम मूल्य वाले प्राप्तांक में से
न्यूनतम मूल्य वाले प्राप्तांक को घटाएंगे। अधिकतम प्राप्तांक हमने ढूंढ रखा है यहाँ पर B19 में, इसलिए हम B19 में से न्यूनतम प्राप्तांक हमने ढूंढा है B20 में, B19 में से B20 घटाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे बराबर B19 माइनस B20। हम जानते हैं कि एक्सेल में किसी सूत्र या फंक्शन का उपयोग करने के बाद जो परिणाम मिलता है उस परिणाम का फिर से हमें उसी शीट में हमें उपयोग करना हो तो परिणाम के बजाय वो परिणाम जिस सेल में मिला है वो सेल लिखा जाता है। इसीलिए अधिकतम मूल्य हमें मिला है B19 में, इसलिए हमने B19 लिखा, उसमें से माइनस B20 में हमें न्यूनतम का मूल्य मिला है। इस प्रकार से हमें प्रसार मिल जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, प्रमाप विचलन भी कहते हैं हम। इसके लिए विशिष्ट फंक्शन है और वो है STDEV और ब्रैकेट में डेटा रेंज लिखेंगे B2 से लेकर B13 और एंटर की दबाएंगे, हमको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का मूल्य। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि यदि n यानी प्राप्तांकों की कुल संख्या 30 या 30 से कम हो तब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे। यदि n का मूल्य 30 से अधिक हो यानी प्राप्तांकों की संख्या 30 से अधिक हो तो STDEV के साथ में हम P फॉर पंजाब वो भी लिखेंगे। लेकिन चूंकि हमारी यहाँ पे संख्या प्राप्तांकों की संख्या 30 से कम है इसलिए यहाँ पर P नहीं लिखा जाएगा, इसलिए जो हमने लिखा था वो सही था। उसके बाद है माध्य विचलन। माध्य विचलन का भी एक फंक्शन है, इसमें वो फंक्शन है मीन डेविएशन। माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के लिए भी फंक्शन है AVE/DEV, एवरेज का AVE और डेविएशन का DEV। ये लिखने के बाद हम B2 से B13 हमारी डेटा रेंज लिख देंगे और ब्रैकेट बंद करके उसे एंटर की दबा देंगे। इस प्रकार हमें माध्य विचलन का माध्य विचलन का मूल्य मिलता है। उसके बाद आता है एक मूल्य विचरण। विचरण के लिए भी एक फंक्शन है विचरण यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ग, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके लिए एक फंक्शन दिया गया है विशेष फंक्शन एक्सेल में, वो है VAR, वेरिएंस के लिए VAR और ब्रैकेट में डेटा रेंज लिखेंगे B2 से B13, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर की दबा देंगे और हमें VAR का मूल्य मिल जाएगा, यानी कि विचरण का मूल्य मिल जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के वर्ग का मूल्य मिल जाएगा। यहाँ पर भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यदि n का मूल्य 30 या 30 से कम हो तो VAR लिखा जाता है। यदि n का मूल्य 30 से अधिक हो यानी प्राप्तांकों की संख्या 30 से अधिक हो तो VAR के साथ में P लिखा जाता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 30 से कम संख्या है इसलिए VAR लिखेंगे और हमें परिणाम मिल चुका है जो आ रहा है 60.568182। फिर से मैंने यहाँ पर लिखा है विचरण। जैसा कि आगे हमने बात की कि विचरण स्टैंडर्ड डेविएशन के वर्ग को कहते हैं, तो विचरण यदि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढा हो पहले से तो विचरण ढूंढने का एक अलग तरीका है, उसमें हम SD का वर्ग ढूंढेंगे। SD का वर्ग ढूंढने के लिए भी 2-3 तरीके हैं, उसमें हम एक तरीके की बात करते हैं SD का वर्ग यानी SD गुणा SD, और SD हमने ढूंढ रखा है B22 में, यानी B22 को B22 से गुणा करेंगे तो हमें विचरण मिल जाएगा। SD का गुणा SD से करेंगे तो SD का वर्ग मिल जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ B25 में लिखते हैं बराबर, और SD हमने ढूंढ रखा है B22 में, इसलिए यहाँ पर B22 लिखेंगे
और B22 का B22 से गुणा करना है, और गुणा करने के लिए एस्टेरिस्क साइन का उपयोग होता है, वो हम दबाएंगे और उसके बाद हम B22 फिर से लिख देंगे। इस प्रकार B22 और B22 का गुणा हो जाएगा और हमें विचरण का मूल्य मिलेगा जो हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद है दोस्तों चतुर्थांश, क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल। हमारे पास 3 क्वार्टाइल है, तीनों का मूल्य हम ढूंढेंगे। पहले क्वार्टाइल को हम Q1 कहते हैं, दूसरे को Q2 और तीसरे को Q3। तो Q1 ढूंढने का विशेष फंक्शन है एक्सेल में, वो ढूंढने के लिए हम B26 में फंक्शन लिखेंगे, बराबर के चिन्ह से शुरू होगा और वहां लिखा जाएगा क्वार्टाइल। क्वार्टाइल लिखने के बाद में ब्रैकेट स्टार्ट होगा, शुरू होगा कोष्टक। उसके बाद हम लिख देंगे डेटा रेंज B2 से B13। उसके बाद हमें यहाँ पर कॉमा रखना है, चूंकि हम Q1 का मूल्य ढूंढ रहे हैं इसलिए कॉमा के बाद में 1 लिखेंगे और कोष्टक बंद करके एंटर की दबा देंगे। हमें प्रथम चतुर्थक का मूल्य मिलेगा, यानी Q1 का मिलेगा। अब हम Q2 का मूल्य ढूंढ रहे हैं, उसके लिए बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद लिख देंगे क्वार्टाइल। क्वार्टाइल के बाद में हम डेटा रेंज लिखेंगे B2 से B13। उसके बाद कॉमा रखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे Q2 का मूल्य ढूंढना है इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर की दबा देंगे, हमें Q2 का मूल्य मिल जाएगा। उसके बाद में हमें तृतीय चतुर्थक का मूल्य ढूंढना है। यहाँ पे हम सुधार लें, हमने अभी ढूंढा द्वितीय चतुर्थक का मूल्य। उसके बाद हमें ढूंढना है तृतीय चतुर्थक का मूल्य, यहाँ पर भी सुधार लें हम। तृतीय चतुर्थक के लिए अब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे क्वार्टाइल। क्वार्टाइल के बाद में हम लिखेंगे डेटा रेंज B2 से B13, फिर कॉमा। चूंकि तीसरे चतुर्थक का मूल्य ढूंढना है इसलिए यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। 3 लिख के ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर की दबा देंगे। उसके बाद है परसेंटाइल। हम जानते हैं कि किसी भी प्रदत्त के लिए हमें 99 परसेंटाइल मिलते हैं और 99 परसेंटाइल सभी परसेंटाइल ढूंढने के लिए एक ही फंक्शन का उपयोग होता है। फर्क सिर्फ कौन सा परसेंटाइल ढूंढ रहे हो उसे ध्यान में रखकर एक जगह परिवर्तन करना पड़ता है। हम देख लेते हैं, हम यहाँ पर 75th परसेंटाइल ढूंढ रहे हैं, उसके लिए हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे परसेंटाइल। परसेंटाइल लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लिखेंगे B2 से B13 जो हमारा डेटा रेंज है। क्योंकि हमें यहाँ पे 75th लिखना है, परसेंटाइल ढूंढना है, इसलिए यहाँ पर 75 को 0.75 लिखेंगे। जो भी परसेंटाइल ढूंढना हो उसको 100 से भाग देने के बाद जो भी परिणाम आवे वो यहाँ पर लिखा जाता है। इस प्रकार हम 99 परसेंटाइल ढूंढ सकते हैं। फर्क परिवर्तन हमें करना है, जहाँ पे 0.75 लिखा है वहाँ पर ही सिर्फ हमें कुछ परिवर्तन करना है। जैसे हमें 25th परसेंटाइल ढूंढना हो तो 0.75 की जगह 0.25 लिखेंगे। 10th परसेंटाइल ढूंढना हो तो 0.75 की जगह 0.1 लिखेंगे। इसका मतलब कि कोई भी परसेंटाइल ढूंढना हो फंक्शन यही रहेगा, फर्क सिर्फ कौन सा परसेंटाइल ढूंढ रहे हैं उसको ध्यान में रखकर फंक्शन के अंत में हमें परिवर्तन लाना है। और याद रखें, जो भी परसेंटाइल ढूंढना हो उसको 100 से भाग देने के बाद जो भी भागफल मिलता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो इस प्रकार हम P75 ढूंढेंगे, एंटर की दे दिया। उसके बाद वर्गों का योग
प्राप्तांकों के वर्गों का योग हमें करना है। कई बार खास करके जब हम एनोवा की गणना करते हैं तब प्राप्तांकों के वर्गों के योग की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए सीधा एक फंक्शन है, विशेष फंक्शन है एक्सेल में, और वो है SQM यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यानी SQM और SQ लिखने के बाद डेटा रेंज लिख दें B2 से B13, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दें और एंटर की दबा दें, तो सारे प्राप्तांकों के वर्गों का योग हमें मिलेगा। उसके बाद स्क्यूनेस विषमता, उसका एक विशेष फंक्शन है दोस्तों इसके अंदर एक्सेल में, और वो फंक्शन है SKEW लिखने के बाद ब्रैकेट में हम लिख देंगे डेटा रेंज SKEW यानी स्क्यूनेस, उसके बाद में ब्रैकेट में कोष्टक में हम लिख देंगे डेटा रेंज B2 से B13 और एंटर की दबा देंगे और हमें स्क्यूनेस का परिणाम मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखने की है कि जैसा कि हमारे पुस्तकों में दिया है, सांख्यिकी के विषमता ढूंढने के लिए हमारे पास 3 प्रकार के सूत्र हैं। 3 जैसे बाउली का सूत्र है एक, जो चतुर्थकों पे आधारित है। कार्ल पियर्सन ने 2 सूत्र दिए हैं जो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन और मोड पे आधारित हैं। 2 सूत्र हैं, एक में मीडियन का उपयोग होता है, एक में मोड का उपयोग होता है। और एक केली ने सूत्र दिया है विषमता के लिए जो परसेंटाइल्स पे आधारित है। इन तीनों सूत्रों के द्वारा जो गणना की जाती है उससे जो हमें विषमता का मूल्य मिलता है वो तीनों में अलग अलग मिलता है। और यहाँ पर जो एक्सेल में हमने किया है, एक्सेल का जो फंक्शन हमें स्क्यूनेस का मूल्य देता है वो इन तीनों के अलावा का मूल्य देता है। एक्सेल ने विशिष्ट सूत्र के आधार पर यहाँ पे स्क्यूनेस का मूल्य दिया है, यह चीज हम ध्यान रखेंगे। और बाकी तीनों तरीकों से हम विषमता कैसे ढूंढें उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी इतना ध्यान में रखें कि विषमता का जो मूल्य एक्सेल देता है वो हमारे कार्ल पियर्सन, बाउली और केली के सूत्रों के आधार पर मिलने वाले विषमता के मूल्य से भिन्न होता है। उसके बाद है कपुत्ता, जिसको कर्टोसिस कहते हैं, उसके लिए भी एक विशिष्ट फंक्शन है एक्सेल में, सीधा साधा KURT कर्टोसिस और ब्रैकेट में B3 से डेटा रेंज B2 से B13 और एंटर की। दोस्तों यहाँ पर भी एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कपुत्ता के संदर्भ में, कि जैसा हमारे सांख्यिकी के पुस्तकों में दिया गया है, कपुत्ता का मूल्य ढूंढने के लिए हमें क्वार्टाइल डेविएशन की जरूरत पड़ती है और P90 और P10 की जरूरत पड़ती है, और उसके आधार पे कपुत्ता का जो मूल्य ढूंढा जाता है उसका मूल्य 0 और 1 के बीच में ही आता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, कभी भी ऋण मूल्य नहीं मिलता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कपुत्ता का मूल्य ऋण में आ रहा है क्योंकि कपुत्ता ढूंढने के लिए एक विशेष सूत्र का फंक्शन में परिवर्तन किया गया है एक्सेल में, गलत नहीं है। क्या है वो उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे कि हम क्वार्टाइल डेविएशन और परसेंटाइल्स के आधार पे कपुत्ता का जो मूल्य ढूंढते हैं वो 0 और 1 के बीच में ही आता है। और यहाँ पे जिस सूत्र का उपयोग करके एक्सेल में कपुत्ता ढूंढने के लिए फंक्शन बनाया गया है उसके आधार पे कपुत्ता का मूल्य ऋण में भी आ सकता है और 1 से ज़्यादा भी आ सकता है। क्यों, कैसे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों इस तरह आज हमने वर्णनात्मक आंकड़ा सांख्यिकी के बारे में चर्चा की। वर्णनात्मक सांख्यिकी के कुछ मापों की गणना हमने एक्सेल के आधार पे की।
आज हमने जितनी भी गणनाएं की हैं उसके संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। फिर हम मिलेंगे किसी और दिन। जैसा कि मैंने आगे बात की है कि कई बातें हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उन चर्चाओं के साथ अगले वीडियो में किसी दिन मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को गुड बाय, नमस्कार, थैंक यू। फिर मिलेंगे।